हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित सिंह विज्ञान के ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कि केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, हम यहाँ एटम्स की बात करेंगे। तो एटम्स क्या होते हैं? कहते हैं कि किसी भी मैटर क्या है? मैटर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर देखते हैं। प्रत्येक दुनिया में पाई जाने वाली चीज जो जगह को ऑक्यूपाई करती है, जैसे मान लीजिए ये एक मोबाइल है, ये एक मोबाइल हो गया। इस मोबाइल को हम ले जाकर के इस टेबल पे रख रहे हैं। यहाँ पे जब हम रखेंगे इस टेबल पे इसका मास भी होगा अप्लाई, भार होगा ना अप्लाई, ठीक। क्या ये जगह ऑक्यूपाई करेगा? तो हाँ करेगा। तो जैसे हमने कोई भी चीज अगर एक मोबाइल उठा करके एक टेबल पे रख दी तो उस मोबाइल ने दो चीज किया, उसकी वजन को बढ़ा, वहां पे मास बढ़ा, और वहां पे एक चीज और बढ़ी तो उसने जगह को ऑक्यूपाई किया। तो इस दुनिया में पाए जाने वाले प्रत्येक चीज, सामान, वस्तु, हम उसे क्या कहते हैं? मैटर। तो किसी ने डिफाइन किया, किसी साइंटिस्ट ने डिफाइन किया कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। मतलब कोई भी पदार्थ के जो सबसे छोटे से छोटे कण होते हैं जिनसे वो सामान बनता है, उसे हम एटम कहते हैं। ये क्लियर है? क्लियर है? जैसे अब यहाँ पे एटम्स वर्ड आता है तो एटम से तुरंत हमको समझ में आता है कि कोई बहुत छोटी चीज, जैसे बायो में सेल ने बॉडी को बनाया है, उसी तरह से केमिस्ट्री में एटम्स ने मैटर को बनाया है। जिस प्रकार बायोलॉजी में सेल ने बॉडी को बनाया, उसी तरह से केमिस्ट्री में एटम्स ने मैटर को क्रिएट किया। तो ये क्लियर है? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि ये क्लास 11th का है, क्लास 11th का टॉपिक है। तो एटम्स की बात हो गई, मैटर की बात हो गई। अब हम लोग चलिए एटम्स के विषय में कुछ और ऐसी चीजें जानते हैं जो इसके विषय में बेहद जरूरी है। जैसे एटॉमिक मॉडल्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी नीट की जब तैयारी करते हैं तो सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन इसमें से जो बन करके आता है, एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ, कौन कौन चीजें क्या की। तो लेट अस स्टार्ट विद एटॉमिक मॉडल्स। और आपको पता है कि सबसे पहला नाम आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या आता है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको उन्होंने नेगेटिव कहा, नेगेटिव चार्ज, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, which makes atom electrically neutral। ये वर्ड याद रखिएगा। डाल्टन के थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज था वो ये था कि उन्होंने कहा कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से प्लस माइनस खत्म, न्यूट्रल हो जाएगा।
उन्होंने इस चीज को बेस किया। एक उन्होंने कहा कि मान लो कि ये एक वाटरमेलन है सपोज, ठीक है, तो वाटरमेलन को इन्होंने कहा कि ये एक पॉजिटिव स्फीयर है। क्या है, समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव है। ये इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव स्फीयर है और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड हैं और उन्होंने कहा कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। नहीं समझे मेरी बात, फिर बताएं मेरे को। देखिए नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज दोनों की संख्या जब बराबर हो जाती है तो मैथ्स के हिसाब से हम लोग उस चीज को जीरो काउंट करते हैं, न्यूट्रल हो जाता है, प्लस माइनस माइनस। अगर आपसे कोई कहे +2 -2 क्या रिजल्ट आएगा तो आप बोलोगे जीरो, बोलोगे ना, +2 -2 क्या रिजल्ट जीरो। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और माइनस अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर दोनों की संख्या बराबर है तो वो चीज क्या हो जाएगी, जीरो, खत्म। तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। तो हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हिच मेक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर, कोई दिक्कत। ये पहला पॉइंट है जिस पॉइंट को आप इसमें समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए उन्होंने कहा, इन्होंने इसको किस लॉ पर आधारित किया वो जानना जरूरी है। तो डाल्टन का जो बेस था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को उन्होंने 1808 में फॉलो किया। 1808 ईस्वी में डाल्टन को ऐसा लगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है एटम्स फॉलो करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। जाहिर सी बात है कंजर्वेशन ऑफ मास का यही मतलब होता है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो वो क्या प्रूव करेगा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है। दूसरा पॉइंट उनका था सो 1808 में अगर आपसे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात की जाती है तो सबसे पहले आप बताएंगे कि सर एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी को ही हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग एटम के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं। इसमें कई साइंटिस्ट का नाम लिया जाएगा, अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, चाहे वो चैडविक हो, चाहे वो थॉमसन हो, चाहे वो डाल्टन हो, चाहे वो रदरफोर्ड हो, चाहे वो नील बोर हो, सभी लोगों का नाम बारी बारी से हम पढ़ेंगे और सबने क्या कंट्रीब्यूशन किया वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये जानना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले शुरुआत इसको डाल्टन ने किया था। डाल्टन वो उस दौर में शुरुआत किए थे जब एटम किसी के लिए कुछ नहीं था, कोई कुछ जानता नहीं था। उन्होंने जब शुरुआत की तो उनके पास 3 लॉ था। पहला जो लॉ उन्होंने फॉलो किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनकी लॉ से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से ये चीज प्रूव हुई। और क्या हुआ, जो इनका बेस था, दूसरा था ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा इन्होंने लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी प्रूफ किया आपने। ये भी चीज इनके लॉ में थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये क्लियर थी कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, आगे पीछे नहीं हुआ। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। तो ये सारी लॉज जो थी वो डाल्टन ने अपनी लॉ में एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो वो ये नहीं कर पाए, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इनका एटॉमिक मॉडल फेल क्यों, तो सबसे पहले अगर आप कहेंगे तो आप यहां देखिए, फेलियर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इनके फेलियर का कारण क्या है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे ये जो
इन्होंने बोला एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर ऐसा होगा, अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो कोई भी मैटर दुनिया में पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि उस पैदा होने से पहले वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें केवल दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो उन दोनों को समेट करके एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करे। जैसे आज का एटॉमिक मॉडल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके न्यूक्लियस को पैदा करते हैं, बनाते हैं, उसको संयोग पे रखते हैं, उसको मतलब संभाल के रखते हैं। अगर इनमें से अगर कोई भी चीज़ अगर डिस्टर्ब होता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में नहीं होता और सोचो कि ये फ्री होते तो सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में टकरा करके डिस्ट्रॉय हो जाते। तो जब एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कोई सब्सटेंस बनेगा कैसे? यानी कि हमने ये कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर किससे बना? एटम से। और जब एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मैटर बनेगा कैसे? ये डस्टर कैसे बनता, ये चौक कैसे बनता? तो फिर कुछ बनता ही नहीं, दुनिया में कोई सामान होता ही नहीं। तो इनका सबसे बड़ा फेलियर यही था कि इन्होंने कहा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और अगर ऐसा होगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ठीक है बराबर होंगे और कोई और चार्ज नहीं होगी जो उनको क्लियर संभाल करके अलग अलग जोन में रखेगी, तो क्या होगा? वो स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए इनका ये एक्सपेरिमेंट का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक या फेलियर था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा है, आज भी हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में एक वर्ड हम लोग जानते हैं कि एक वर्ड और उसमें जुड़ता है, वो है न्यूट्रॉन, जो दोनों को अलग अलग रखता है। एक निश्चित जगह पे ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक निश्चित जगह पे ही प्रोटॉन रह सकता है, दोनों फ्रीली नहीं घूम सकते। इनके लॉ के हिसाब से सब फ्री थे। एक स्फीयर था तो उसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर आराम से इम्बेड होकर के उसी में स्टेबल थे, तो ऐसा थोड़ी होगा, प्लस माइनस रिएक्ट करके खत्म हो जाता। तो यही इनका सबसे बड़ा फेलियर। क्लियर है? एक बार और रिपीट करें, एक बार और रिपीट करें। सिर्फ इतना, डाल्टन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले कहेंगे कि सर 1808 में डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उनके हिसाब से नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को हमने हालांकि इलेक्ट्रॉन लिखा, उस समय में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाम का कोई वर्ड नहीं था, तो उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विच मेक्स एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव चार्ज, जो कि एक तरह से पूरी तरह से बोगस था। ऐसा नहीं होता है, होता है लेकिन विथ सम कंडीशंस, लेकिन इन्होंने कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं की, जिसकी वजह से इनका एटॉमिक मॉडल खत्म माना गया। इन्होंने लॉ तो सही दिखा है। अब सोचो, अगर इनके आधार पर देखा जाए तो ये ग्लास का एक रॉड ले लो, ग्लास के रॉड को आप सर पे ऐसे ऐसे रगड़ो, कंघी को रगड़ो, वो चार्ज एक्वायर कर लेता है। उसकी बॉडी का लेंथ कुछ और होता है और चार्ज कुछ और एक्वायर करता है। जिस पोर्शन को हम रब करते हैं सिर्फ वहीं पर इलेक्ट्रॉन से स्टोर होते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे रगड़ रहे हैं तो ये वाला चीज कागज को अट्रैक्ट करे, यही करेगी। तो फिर इनका हिसाब किताब तो गलत हुआ ना। वो चार्ज कैसे एक्वायर करे? उसमें चार्ज अगर नहीं होता तो वो पेपर के पीसेस को कैसे खींचता? हाँ या ना? तो ये एक सबसे बड़ा कारण था। सो अब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने दिया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो ये क्लियर है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की शुरुआत होती है माइकल फैराडे के उस एक्सपेरिमेंट से जिसको हम लोगों ने कहा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास लिया, ये एक इवैक्यूएटेड सील्ड ग्लास इन्होंने लिया, ये ट्यूब लिया उन्होंने। ये क्या लिया? ट्यूब। इसी को हम लोगों ने फर्दर कैनल रेज का भी नाम सुना है आपको, कैनल रेज। तो अब देखते हैं हम लोग
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था क्या? अगर हम लोग इनके एक्सपेरिमेंट को देखें तो इन्होंने क्या किया कि इसको डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया। अब कैसे वो देखिए, यहां से सबसे पहले उन्होंने कहा कि किसी भी गैस का बिहेवियर दो चीज पे देखा जा सकता है, हाई वोल्टेज पे एंड लो प्रेशर पे। प्रेशर कैसा होना चाहिए? प्रेशर कैसा होगा? लो। कैसा होगा? लो। प्रेशर लो होगा और वोल्टेज हाई होगा। और उन्होंने कहा कि इसमें यहां पर इस ग्लास ट्यूब को इन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड और दूसरा इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज इन्होंने उसमें फिट कर दिया और उसको इन्होंने कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज सोर्स। क्या किया? हाई वोल्टेज सोर्स से इन्होंने कनेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि किसी भी गैस का आइडियल बिहेवियर जो है, किसी भी गैस को जो उसकी बिहेवियर है वो दो ही कंडीशन में देखी जा सकती है, जब उसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रेशर हो, मतलब हाई वोल्टेज का उस पर अप्लाई हो, और प्लस उस पर प्रेशर हमेशा लो लगाई जाए ताकि हम गैस को देख सकें। अब इनके एक्सपेरिमेंट में ध्यान देने वाली बात ये थी कि जैसे ही इन्होंने यहाँ से करंट को पास कराया तो इस कैथोड से एनोड की तरफ जब इस इलेक्ट्रोड को जब करंट ने टच किया तो इसमें गैस का बिहेवियर इन्होंने देखा। इन्होंने स्टडी किया कि उसमें गैस जो है उसकी स्टडी इन्होंने करी। वही जो गैस, वही जो रे यहाँ से यहाँ तक हिट कर रही थी उसी को उन्होंने कहा कैथोड रे। क्या कहा? कैथोड रे। चूंकि वो कैथोड से इमर्ज होकर के एनोड को टच की थी, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम इन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट रखा। क्लियर है? समझ गया? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब ये हुआ कि ये इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, इसको हाई वोल्टेज पे इन्होंने कनेक्ट कराया और हाई वोल्टेज से जब यहाँ से करंट रन करके कैथोड से एनोड तक पहुंचा तो इसने जब इस सरफेस को हिट किया तो इन्होंने देखा कि गैस की बिहेवियर क्या है, इन्होंने स्टडी करी। और अब क्या होता है कि ये अगले स्टेप में इसको जानने के लिए कि कैथोड रे का इस पर क्या इम्पैक्ट है, तो उन्होंने क्या किया कि इसमें जगह जगह ऐसे ऐसे होल कर दिया इन्होंने। कहां पर? पॉजिटिव चार्ज में। कहां पर होल किया? पॉजिटिव चार्ज में। और फिर इन्होंने देखा कि जब यहां से इसको, इस हिस्से को इन्होंने जिंक सल्फेट से पेंट कर दिया। किससे? जिंक सल्फेट से। जिंक सल्फेट क्या था? यहां पर एक इन्होंने लेयर बना दिया, फ्लोरेसेंट लेयर बना दिया। जैसे ही इन्होंने देखा कि यहां से कैथोड से जब कोई रे निकल करके आई और इसने एनोड को टच किया और इस होल में से आया और इसको टच किया तो यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी, एक यूनिक सी चमक आई, जिसने ये प्रूफ किया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्दर मूव करके इस पर्टिकुलर सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने दिया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट का नाम था माइकल फैराडे। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में उनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कैथोड रे ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स को फिट किया एकदम इवैक्यूएटेड सील्ड ग्लास ट्यूब में, एकदम सील्ड था ये। यहाँ से इन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया और बहुत ही लो प्रेशर पे इन्होंने गैसेस के बिहेवियर को स्टडी किया। तो आई थिंक इस छोटी सी वीडियो को हम लोग आगे जब फर्दर कैरी कर रहे हैं तो अब हम लोग इसके नेचर और बिहेवियर को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये एक छोटा सा था। अगर मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये रेज जो यहाँ पर हिट कर रही थी, इसी रेज को हम लोगों ने कहा था कैथोड रेज। क्या कहा था? कैथोड रेज। तो यही कैथोड रेज की स्टडी उन्होंने की। और चूंकि कैथोड रेज कैसे थे? नेगेटिव चार्ज के थे। क्या थे? कैथोड है ना, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है। तो इस रे का नेचर क्या था? नेगेटिव नेचर था। तो एक तरह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माइकल फैराडे साहब का है, उनके एक्सपेरिमेंट का। उनका ये रे वाला एक्सपेरिमेंट इस तरह से था कि जब यहाँ से हाई वोल्टेज अप्लाई हुआ, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई हुआ, तो यहाँ से एक रे निकली और इस हिस्से को, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को उसने टच किया। इसको डिटेक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उन्होंने इसमें होल किया और यहाँ पे एक पेंट कर दिया जिंक सल्फेट का। और आपको पता है कि जिंक सल्फेट का नेचर इसके नेचर के बिहेवियर में था। तो जब दो अलग चार्जेस एक दूसरे से टकराती है तो एक स्पार्क पैदा होता है। क्या पैदा होता है? एक स्पार्क। अगर कोई चीज पॉजिटिव है, कोई चीज नेगेटिव है, दोनों को आपस में टकराएंगे तो एक चिंगारी जैसी, एक चमक जैसी उठेगी, जैसा कि हम बादलों के कड़कने में देख पाते हैं, थंडर्स जो होता है ना, चमक एक आती है। तो यहाँ पर माइकल फैराडे साहब ने यहाँ पर इस पॉइंट पे उन्होंने जहाँ पे
जिंक सल्फेट से इन्होंने उसको कर रखा था। वहां पर इन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया एक स्पार्क पैदा कर रहा है, और यही उन्होंने प्रूव किया कि ये रेस जो है कैथोड रेस है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक। अब उसके बाद फर्दर हम लोग इस चीज को समझने के बाद अब हम लोग अगली चीज की तरफ जो जाएंगे वो ये है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात होगी। तो पहला हमारे पास जो प्रश्न उठता है कि इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था। अगर आप इस चीज को समझ पाए हो तो ध्यान देने का विषय यह है कि कैथोड रे का सीधा सीधा मतलब कैथोड का मतलब इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। तो उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्यों कहा? सिंपल सी चीज थी, हाई वोल्टेज जब उस पर्टिकुलर उस आप स्ट्रक्चर में जब वो अप्लाई किया गया, उस ग्लास ट्यूब में अप्लाई किया गया, तो आपने देखा कि हाई वोल्टेज के कारण जो रेज थी उसने कैथोड रे से शुरू करके एनोड की तरफ, कैथोड के इलेक्ट्रोड से स्टार्ट करके उसने इलेक्ट्रोड एनोड को टच किया। तो इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पड़ा। क्लियर है? अब रिजल्ट की बात करें तो ये तो तय है कि उस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि एक हाई वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। हाई वोल्टेज का मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये रे का बिहेवियर कुछ और होता है, लेकिन गलती से अगर इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होती है तो उस समय में इस रे का जो पासिंग करने का तरीका होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। पहला लाइन क्लियर हो गया कि अगर उस एक्सपेरिमेंट में हम बैटरी को हटा देते, उस पावर सोर्स को हटा देते, और कोई पूछता कि रे, तो आपको तो पता है लाइट रे का आपने फॉर्मूला क्लास 9th में भी पढ़ा है, उसमें आप जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई चीज हम लोग बीच में बाधाएं ना उत्पन्न करें। जैसे मान लीजिए ये टॉर्च है, टॉर्च से मैंने आपके चेहरे पर एक फोकस किया और अचानक से कोई आदमी है बार बार टॉर्च के आगे पीछे आ रहा है, उसको बाधित कर रहा है, तो रेज बाधित हो रही है ना। अब सोचो कि वो रे जो सीधे सीधे जा रही थी उस पर कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया तो उस पर असर तो पड़ेगा ही, पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी रे में जब इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता है, नॉर्मली रे जो है वो स्ट्रेट ही ट्रेवल करती है। कोई भी रे किस तरह ट्रेवल करती है? स्ट्रेट। याद रखिएगा, रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल एंड अनलेस एनी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड। दूसरा इनका पॉइंट था जिस पॉइंट पे इन्होंने बोला कि इनका ये भी कहना था कि द कैथोड रेज travel from तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये पहला क्लियर है कि कोई भी रे जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई नहीं होती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा था द कैथोड रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि ये भी क्लियर था इस एक्सपेरिमेंट में कि कैथोड रे जो थे कैथोड से शुरू होकर के एनोड की तरफ ट्रेवल किए। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तीसरा था द नेचर ऑफ कैथोड रे डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड जो है वो किस चीज का बना है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि वो इलेक्ट्रोड किस चीज से बनाया गया है, वो किस नेचर का है, या फिर उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है। इन दोनों चीजों से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कोई मतलब नहीं था। ओवरऑल फ्रेंड्स, माइकल फैराडे की ये एक्सपेरिमेंट जहां पर हम लोगों ने क्लियरली पढ़ा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्यों उन्होंने ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल किया, गैस वहां होना क्यों जरूरी था, हाई वोल्टेज की महत्व क्यों थी, लो प्रेशर क्यों दिखाया गया, लाइट की रेज के क्या क्या प्रॉपर्टी थी, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। अगली जो वीडियो होगी वहां पर हम लोग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।